वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम पब्लिक फाइनेंस लोक राजस्व के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, इनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में देखेंगे। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, जब कुल व्यय जो होता है वो ज़्यादा होता है कुल कर आय की तुलना में, ठीक है, करों से जो आय प्राप्त होती है उसकी तुलना में अगर एक्सपेंडिचर व्यय ज़्यादा होता है तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है? डेफिसिट बजट को दर्शाता है। ठीक है, डेफिसिट बजट की स्थिति में क्या होता है? एक्सपेंडिचर खर्चा जो होता है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? घाटे का बजट। ठीक है, सरप्लस अधिक के बजट की स्थिति में क्या होता है? जो रेवेन्यू है, आय होगी, वो क्या होगी? व्यय की तुलना में ज़्यादा होती हैं। और बैलेंस बजट में क्या होता है? संतुलित बजट में आय और व्यय जो होता है वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिस्कल इंस्ट्रूमेंट? निम्न में से कौन राजकोषीय उपकरण नहीं है? देखिए, अर्थव्यवस्था में सरकार जो हस्तक्षेप करती हैं वो दो नीतियों का प्रयोग करती हैं। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय नीति, और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मौद्रिक नीति। अब राजकोषीय नीति के माध्यम से जब सरकार हस्तक्षेप करती है तो राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया आपका, टैक्सेशन हो गया जिसको हम सार्वजनिक आय कहते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेप्ट, सार्वजनिक ऋण जो होता है वो किस में आता है? फिस्कल इंस्ट्रूमेंट में आता है। और ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है खुले बाजार की क्रियाएं, ये एक तरह से किस में शामिल किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी में, मौद्रिक नीति में। ठीक है, मौद्रिक नीति में ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR, SLR, बैंक रेट, जो बैंक दर होती हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। एन इंक्रीज इन टैक्स रेट व्हेन टैक्स बेस एक्सपांड्स रिप्रेजेंट्स, ठीक है, जब करों की दर में वृद्धि की जाती है। कब? जब करों का आधार बढ़ता है तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो कर आधार बढ़ने के साथ साथ में जब करों की दर बढ़ती है, इसका मतलब क्या हो गया? जो टैक्स है वो किस प्रकार का है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। ठीक है, प्रगतिशील कर में एक तरह से क्या होता है? जैसे जैसे टैक्स का जो बेस है, कर आधार बढ़ता जाता है, जैसे कि इनकम का लेवल अगर बढ़ता जाता है तो इनकम का लेवल बढ़ने के साथ में जो टैक्स रेट है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो कर आधार बढ़ने के साथ साथ में करों की दर बढ़ती हैं। इस प्रकार के करों को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहेंगे। हिंदी में इसको कहा जाएगा प्रगतिशील कर। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ठीक है, हिंदी में फिस्कल पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति में फिस्कल पॉलिसी में मैंने आपको बताया था, एक तो आपका हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, दूसरा आपका हो गया है टैक्सेशन। ठीक है, तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर ये किस में आएगा? आपका फिस्कल पॉलिसी में आएगा, सार्वजनिक व्यय। इसके अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजर्स हैं जो फिस्कल पॉलिसी में आते हैं? तो आपका पब्लिक डेप्ट हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया, करारोपण, टैक्सेशन हो गया। ठीक है, और ये जो CRR हैं, SLR हैं, ये नकद कोषानुपात हो गया, ये आपका वैधानिक तरलता अनुपात हो गया, और ये बैंक दर हो गई। ये किसके अंतर्गत आएंगे? मौद्रिक नीति में आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे। अगला देखिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में जो मुख्य अंतर होता है वो किसका अंतर होता है? एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर,
आय और व्यय के बीच में समायोजन का अंतर होता है। जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस में, तो पब्लिक में एक तरह से क्या होता है, सरकार पहले खर्चा करती हैं और फिर आय के स्रोत देखती है कि इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं। जबकि हम प्राइवेट में अगर देखें तो लोग क्या करते हैं, पहले उनको इनकम मिलती है और उस इनकम के हिसाब से वो क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। अगला देखिए, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर। प्रथम वित्त आयोग जो है वो कब स्थापित किया गया? प्रथम वित्त आयोग जो है वो कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 1951 से, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, ठीक है, के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में भारत में प्रथम वित्त आयोग का जो है वो गठन किया गया था। अगला देखिए, सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन, हिंदी में इसको कहा जाता है अधिकतम सामाजिक लाभ, ठीक है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? डाल्टन के द्वारा। और अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो एक तरह से क्या बताता है कि जब सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में टैक्स लगाती है, कर लगाती है, तो करों से क्या होता है, लोगों को त्याग करना पड़ता है। तो ये जो सीमांत सामाजिक त्याग हैं, और दूसरा जब सरकार अर्थव्यवस्था में खर्चा करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर सार्वजनिक व्यय करती हैं, तो इससे लोगों को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो ये जो सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ जिस बिंदु पर बराबर हो जाते हैं उस बिंदु को एक तरह से क्या कहा जाता है, अधिकतम सामाजिक लाभ का बिंदु। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, सीमांत सामाजिक त्याग और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, सीमांत सामाजिक लाभ जहां पे बराबर हो जाएंगे वहां पे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगी। अगला देखिए, इन इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल्स बाय, ठीक है, भारत के संदर्भ में जो व्यक्तिगत आय कर हैं वो व्यक्तियों पर लगाया जाता है। कौन लगाती हैं? तो इनकम टैक्स, आय पर कर लगाने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, केंद्र सरकार के पास में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार। अगला देखिए, इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, आय कर की जो अवधारणा है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो देखिए, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है उसमें एक तरह से क्या देखा जाता है कि जिन लोगों की आय का स्तर ज़्यादा होता है उनसे अधिक टैक्स वसूला जाए, जिन लोगों की आय का स्तर कम है उनसे कम टैक्स वसूला जाए, बहुत ज़्यादा कम है उनसे टैक्स नहीं लिया जाए। इसका मतलब उनकी कर देने की जो क्षमता होती है वो देखी जाती है, ठीक है, एबिलिटी टू पे देखा जाता है कि लोग कितना पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए, हिंदी में इसको हम कहेंगे कर दे क्षमता, कर देने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज एसोसिएट विद, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो किसके साथ में संबंधित हैं? हिग्स, सेलिगमैन, पिगू या फिर डाल्टन। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डाल्टन के द्वारा। अगला देखिए, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, निम्न में से कौन कर की विशेषता नहीं है? तो कर एक तरह से क्या होते हैं? अनिवार्य भुगतान होते हैं, कंपलसरी पेमेंट होते हैं जो लोगों द्वारा सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के, डायरेक्ट बेनिफिट के दिया जाता है। और जो नहीं चुकाता है उसको सरकार क्या करती है? उसके ऊपर जुर्माना लगाती है, ठीक है। ये एक तरह से नॉन कंपलसरी पेमेंट हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट है, अनिवार्य भुगतान है। अगला है स्पेशल असेसमेंट मीन्स, विशेष अधिकार अगर हम देखें,
ठीक है। विशेष निर्धारण अगर हम देखें तो सरकार किसी क्षेत्र में अगर विशेष योजना लाती है तो वहाँ के जो निवासी होते हैं उन लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है, तो सरकार क्या करती है, उनके ऊपर कुछ मात्रा में टैक्स लगा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए टैक्स फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट कंफर्म। ठीक है, जब सरकार के द्वारा किसी विशेष लाभ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। अगला देखिए, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। ठीक है, राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, वेगनर का। ठीक है, वेगनर का जो सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत है उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो एक तरह से विकास के लिए विभिन्न खर्चे करता है, तो उसकी जो भूमिका होती है अर्थव्यवस्था में वो बढ़ती जाती हैं और सार्वजनिक व्यय उसके द्वारा किया जाता है। अगला है, मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ। बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, मसग्रेव के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मसग्रेव। अगला देखिए, द केलकर प्रोपोजल्स आर कंसर्न विथ। केलकर समिति का जो गठन किया गया था वो एक तरह से कर सुधार के साथ में संबंधित हैं। ठीक है, करों में किस प्रकार से सुधार किया जाए उसके लिए केलकर समिति का गठन किया गया था। तो केलकर प्रोपोजल जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं, रिकमेंडेशंस फॉर टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार के बारे में एक तरह से इन्होंने सिफारिशें दी हैं। अगला है, वैल्यू एडेड टैक्स। वेट जिसको हम कहते हैं वो वस्तुओं के उत्पादन के ऊपर लगता है। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में अगर लगाया जाता है तो ये किस प्रकार का कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन के ऊपर जो कर लगाया जाता है उसका भार अंतिम रूप से उस करों को कौन चुकाता है, जो उपभोक्ता उन वस्तुओं का प्रयोग करता है उनके द्वारा चुकाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अगला है, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन। प्रत्यक्ष करों की स्थिति में कर प्रभाव और कर भार जो है या करापात जिसको हम कहते हैं वो किसके ऊपर पड़ेगा, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, आयकर हो गया, तो आयकर कौन चुकाएगा, जिन व्यक्तियों की आय जो है वो कर सीमा में आती है, जो भी सरकार ने कर की स्लैब बना रखी उसमें आती हैं, तो वो व्यक्ति चुकाएगा और वो दूसरे के ऊपर उसका भार ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति कर चुकाता है उसी व्यक्ति के ऊपर उसका अंतिम भार पड़ेगा, मतलब सेम पर्सन उसी व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बी। अगला है, द डायरेक्ट व्यूलेशन ऑफ टैक्स लॉ। ठीक है, जो टैक्स कानून बने हुए हैं उसके अनुसार अगर देखें हम तो प्रत्यक्ष रूप से कर को अगर नहीं चुकाया जाता इसको हम क्या कहेंगे, करों की चोरी कहेंगे, कर इवेजन। ठीक है, करेक्ट आंसर आप कर, इसको हम कहेंगे कर चोरी। ठीक है, इलीगल तरीके से करों को अगर नहीं चुकाया जाता है गैर कानूनी तरीके से उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन। अगला है, द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि जो कर लगाया गया है, ठीक है, माना कि सरकार ने सर्विस टैक्स वसूला है या जीएसटी वसूला है, तो जीएसटी जो चुकाएगा वो कौन चुकाएगा, उत्पादक, जिनकी वस्तुओं के उत्पादन के ऊपर टैक्स लगा है, लेकिन उसका जो फाइनल बर्डन है वो जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कर भार, हिंदी में इसको हम कहते हैं कर भार। ठीक है, करों का जो अंतिम रूप से जो व्यक्ति चुकाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। तो देखिए वापस यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपना ये है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफर टू। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है करापात या कर भार जिसको हम कहते हैं, वो किसको दर्शाता है, फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, अंतिम रूप से करों का भार जिसके ऊपर पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहेंगे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज द मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव।
ठीक है। रिग्रेसिव हम कहते हैं प्रतिगामी हिंदी में। तो प्रतिगामी में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे रिग्रेसिव प्रतिगामी में टैक्स की रेट कम कहाँ पे हो सकती है इनमें से, तो जो केरोसिन है, ठीक है, केरोसिन एक तरह से क्या है, नेसेसरी गुड्स हैं। तो इनको अगर ज़्यादा मात्रा में हमको मंगाना पड़ा तो उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी होगी, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब कर प्रभाव जो होता है वो किसको दर्शाता है, जो व्यक्ति या संस्था सरकार के पास में टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जो सबसे पहले कर चुका था, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। जैसे कि माना कि कोई ए कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, इन मोबाइल के उत्पादन पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, तो ये जीएसटी कौन चुकाएगा, ए कंपनी। तो ए कंपनी के द्वारा जो टैक्स चुकाया गया है उसको हम क्या कहेंगे, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। और फिर ये कंपनी जीएसटी को मोबाइल की प्राइस में जोड़कर अगर कंज्यूमर से वसूल लेती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, इनिशियल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, कर का जो भार है सबसे पहले जो व्यक्ति उठाता है। अगला है फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ, राजकोषीय नीति जो होती है वो किसकी नीति होती है, सरकार की होती है, गवर्नमेंट की होती है। अगला है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर। जो चुकाता है अंतिम रूप से भार भी उसी के ऊपर पड़ेगा। तो सेल टैक्स को तो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी को, टोल टैक्स को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो दूसरे के ऊपर, उसका जो भार है वो दूसरे के ऊपर हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। तो आय कर जो होता है वो एक तरह से क्या है, डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में हम उसको सम्मिलित करेंगे। फिर अगला प्रश्न है इफ द रेट ऑफ टैक्स फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इनकम, यदि करों की जो दर है वो आय बढ़ने के साथ में करों की दर अगर कम हो जाती है, जैसे करों को हम क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर कहेंगे, रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, जो टैक्स है उसका अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ने के साथ में टैक्स की रेट भी क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। और फिर इसका आंसर आपको देना है कि बजट जो है वो किसका उपकरण है, मॉनेटरी पॉलिसी का उपकरण है, ट्रेड पॉलिसी का है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी का है, या फिर फिस्कल पॉलिसी का। बजट जो है किसका उपकरण है, मौद्रिक नीति का, या फिर राजकोषीय नीति का, या फिर व्यापार नीति का, या फिर विनिमय दर नीति का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।